So, hello everyone, my name is Virjus Maurya and welcome to my BM Law Classes channel. Today we will learn lesson third, which is the Depository Act 1996. अब हम ये Depository Act, what is a Depository Act and what is mean by depository इसके बारे में पढ़ेंगे. So, first we will learn depository. What is a depository? A depository is an institution. ये एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कंपनी होती है इशू करती है एक जंबो सर्टिफिकेट टू द डिपॉजिटरी. अब क्यों डिपॉजिटरी को एक कंपनी जंबो सर्टिफिकेट इशू करती है? क्योंकि जो डिपॉजिटरी है वो इशू करती है सारे शेयर्स डीमेट फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इसलिए अगर कोई कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने डीमेट फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो वो डिपॉजिटरी को एक जंबो सर्टिफिकेट इशू करती है. फिर जंबो सर्टिफिकेट जो इशू करा है डिपॉजिटरी को, वो उसके टुकड़े करके ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इशू करती है. और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो पब्लिक होते हैं, जो चाहते हैं कि शेयर्स खरीदना है मुझे, उन्हें इशू कर देते हैं. ये है प्रोसेस एक तरफ सर, अपने किसी कंपनी को इशू करना अपने शेयर्स को डीमेट फॉर्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अपने इंडिया में दो ही ऐसे डिपॉजिटरी हैं जो ये काम करते हैं. पहला नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरा सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड. नाउ अब पढ़ते हैं एक्ट के बारे में. डिपॉजिटरी एक्ट 1996. First, depository is an organization like a central bank where the security of shareholders are held in the electronic form at the request of shareholder through the medium of depository participant. डिपॉजिटरी जो है वो एक सेंट्रल बैंक की तरह है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल बैंक की तरह है, जो शेयर होल्डर की सिक्योरिटी को अपने पास रखता है थ्रू द मीडियम ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause E of Depository Act 1996, depository means a company formed and registered under the Company Act 2013 and which has been granted a certificate of registration under 12(1)(a) of the SEBI Act 1992. Simple. डिपॉजिटरी मींस क्या होता है कि वो एक कंपनी होती है जो फॉर्म या रजिस्टर होती है अपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013 एज अ कंपनी, एंड जो उसके पास जिसके पास सर्टिफिकेट होता है अंडर सेक्शन इशू करवाई होती है सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 12(1)(a) ऑफ द सेबी एक्ट 1992. नाउ डिपॉजिटरी फंक्शन. आखिर एक डिपॉजिटरी के क्या क्या फंक्शन होते हैं? फर्स्ट, अकाउंट ओपनिंग. वो अकाउंट ओपनिंग करवाता है. जैसे अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको डीमेट फॉर्म में खरीदने हैं तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, तो अकाउंट ओपन करवाता है. डिमेटलाइजेशन, जितने भी फिजिकल शेयर्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करना है, डिमेटलाइजेशन कहलाता है. सो उनका वो डिमेटलाइजेशन भी करता है. रिमेटलाइजेशन अपोजिट टू डिमेटलाइजेशन, जैसे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलते हैं, वैसे जितने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स हैं उन्हें फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में चेंज करना हमारा डिमेटलाइजेशन कहलाता है. सेटलमेंट, जब हमने शेयर्स खरीदा तो 2 दिन में सेटलमेंट होता है T+2. सो उसका सेटलमेंट करना एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम होता है. इनिशियल पब्लिक ऑफर, कॉर्पोरेट बेनिफिट, जब इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है तो इसका डिपॉजिटरी का भी काम होता है उससे इनिशियल पब्लिक ऑफर कराना थ्रू द पब्लिक कंपनी. क्रिएशन ऑफ इनकम्बरेंस, कोई भी चार्जेस ऑन द सिक्योरिटी अगर क्रिएट करना है तो उसका काम भी एक डिपॉजिटरी फंक्शन में इंक्लूड होता है. नाउ डिफरेंस बिटवीन अ कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी. कि कस्टोडियन भी तो अपने पास शेयर्स रखते ही है और डिपॉजिटरी भी अपने पास शेयर्स रखता है, तो इनके पीछे आखिर डिफरेंस है क्या उसकी बात करते हैं. बोथ डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियन सर्विस आर रिस्पांसिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ द सिक्योरिटी, बट दे आर डिफरेंट इन द सेंस ऑफ डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी कैन लीगली ट्रांसफर बेनिफिशियल ओनर विद द कस्टोडियन कैन नॉट. जो डिपॉजिटरी होता है, अगर हम चाहते हैं कि अपना शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दे तो डिपॉजिटरी करवा सकता है, मगर कस्टोडियन ऐसा नहीं करता. वो किसी के शेयर्स बस अपने पास एक इंडिविजुअल पर्सन के या किसी भी पर्सन के अपने पास शेयर्स रखना काम करता है कस्टोडियन. नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपॉजिटरी टू मिनिमाइज द पेपर वर्क इन्वॉल्व विद द ओनरशिप, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी. जहां सबसे मेन पर्पस
मेन पर्पस क्या है डिपॉजिट का, जो पेपर वर्क है, जो फिजिकल से सर्टिफिकेट इशू करने का प्रॉब्लम है, फिजिकल ट्रांसफर है, उन सब चीजों को काम खत्म करना एक डिपॉजिटरी का मेन पर्पस होता है। मगर कस्टोडियन का सबसे मेन बिजनेस और प्रिंसिपल बिजनेस ही अपने पास सेफ कीप ऑफ सिक्योरिटी रखना काम होता है एक कस्टोडियन का। नाउ बेनिफिट ऑफ डिपॉजिट सिस्टम। अगर डिपॉजिट सिस्टम इंडिया में आई है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। एलिमिनेटिंग ऑफ वेट डिलीवरी। पहले क्या होता था, जब फिजिकल सेल सर्टिफिकेट होता था तो जो फिजिकल सेल सर्टिफिकेट को इधर से उधर डिलीवरी करने में 14 डेज लग जाते थे, तो इससे ज्यादा क्या टाइम लगता था, और इससे बैड डिलीवरी टाइम पे ना हो पाना इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती थी। जब से डिपॉजिट सिस्टम आया तो हम T+1 और T+2 में अपनी डिलीवरी का सेटलमेंट कर लेते और डिलीवरी कर देते, तो क्या हो गया, एलिमिनेटिंग ऑफ बैड डिलीवरी। नाउ एलिमिनेटिंग ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल से, एज जैसे मैंने ऊपर बोला कि फिजिकल से सर्टिफिकेट जब हम डिलीवरी करते थे, फटने का डर होता था, खोने का डर होता था, फिर से चोरी होने का डर होता था। मगर ऐसे अगर हम डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करें तो किस चीज का खोना, किस चीज का फटना और किस चीज का डरना। नाउ इमीडिएट ट्रांसफर एंड रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी। जब हम किसी को ट्रांसफर करते हैं अपनी सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रजिस्टर हो जाता है कंपनी के पास, और रजिस्टर हो जाता है सिक्योरिटी के बारे में। नाउ faster disbursement of non-cash corporate benefit like a right issue and bonus issue। जब कोई कंपनी राइट इशू और बोनस इशू करती है तो इसमें टाइम लगता था, मगर जब से डिपॉजिट सिस्टम आया, हम डिपॉजिट सिस्टम को बताते हैं, वो जितने भी है, वो जितने कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनके पास बड़े प्यार से राइट इशू और बोनस इशू ट्रांसफर कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। रिडक्शन इन ब्रोकरेज बाय मेनी ब्रोकर फॉर ट्रेडिंग इन डिमेटलाइज्ड सिक्योरिटी। जब हम किसी भी सिक्योरिटी में अगर ट्रांसफर करते हैं या बाय करते हैं, तो हमें केवल एक ब्रोकरेज की जरूरत होती है, जिसे जहां हमने अकाउंट ओपन करवाया, सो वहां वहीं से वही एक ब्रोकरेज कटेगा और कहीं नहीं। ब्रोकरेज की अगर जैसे फिजिकल सर्टिफिकेट में हम अगर करते थे, तो हम पहले एक ब्रोकरेज के ब्रोकर को देंगे, फिर वो दूसरे तीसरे, ऐसे बहुत टाइम लग जाता था और ब्रोकरेज भी ज्यादा लगता था। मगर जब से डिपॉजिटरी आया एक्ट आया, उसके द्वारा नहीं लगने लगा, उसके बाद नहीं लगा। Eliminating of problem related to change of address, investor transmission। ट्रांसमिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एड्रेस चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब से डिपॉजिट या एलिमेंटिंग ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेलिंग सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। A natural guy is not required to take a court approval for selling demat security on behalf of minor। behalf of minor अगर behalf of minor हमें किसी और को अपनी सिक्योरिटी ट्रांसफर करनी है, तो अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। डिपॉजिटरी सिस्टम है। अब बात करते हैं डिपॉजिट सिस्टम एंड ओवरव्यू। एक ओवरव्यू ले लेते हैं आखिर डिपॉजिट सिस्टम होता क्या। अ डिपॉजिट सिस्टम फंक्शन वेरी मच लाइक अ बैंकिंग सिस्टम। कैसा है, एक बैंकिंग सिस्टम की तरह एक डिपॉजिट सिस्टम है। फर्स्ट, अ बैंक होल्ड फंड इन अकाउंट वेयर द डिपॉजिटरी होल्ड सिक्योरिटी इन अकाउंट फॉर क्लाइंट। जैसे एक बैंक अकाउंट अगर किसी बैंक में ओपन करवाते हैं, तो वहां हम केवल अपने पैसे रखते हैं, इतने हम जमा करेंगे उतने ही पैसे उस अकाउंट में होंगे। वैसी एक डिपॉजिट सिस्टम भी जिसके नाम की अकाउंट ओपन कर रखे है, उसके शेयर्स वो होल्ड करता है उस अकाउंट में। Now, a bank transfer fund between account where the deposit transfer security between the accounts। जैसे हम किसी को चाहते हैं कि हमारा पैसा किसी और के पास ट्रांसफर करना है, तो हम बैंक के थ्रू अपने ट्रांसफर कर देते हैं। वैसी डिपॉजिटरी भी अगर कोई चाहता है कि मेरे शेयर्स किसी और के पास ट्रांसफर करने हैं, तो वैसी डिपॉजिट सिस्टम भी काम करता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दे, तो वो कर देता है। In the post system, transfer of fund of security happen with the actual handing of funds of security। Both bank and depository are accountable for the safekeeping of fund and security respectively। Now, in the depository mode, corporate actions such as the IPO right issue, conversion, bonds, merger, amalgamation, subdivision, and consolidation are carried out without the movement of paperwork, saving both and cost and time। Information of beneficiary are readily available। The issuer get information to change shareholding pattern or the regular basis, which enable issuer to efficiently monitor changes in shareholding। जब आप सिक्योरिटी एक्सचेंज
जब डिपॉजिटरी है मोड वो बहुत आसान कर देता है आईपीओ लाने में, राइट इशू और कन्वर्जन, बॉन्ड मर्जर, अमलगमेशन, सब डिवीजन, इन सबको बिना मूवमेंट ऑफ पेपर वर्क और सेविंग कॉस्ट और टाइम दोनों इशू कर सेव भी करता है। और अगर आप अकाउंट ओपन करवा रखे हैं तो आपको बेनिफिट जो डिपॉजिटरी है वो टाइम टाइम आपको बताता रहता है, इंफॉर्मेशन देता रहता है आपकी सिक्योरिटी के बारे में। नाउ मोड्स ऑफ डिपॉजिटरी, अब दो मोड्स होते हैं डिपॉजिटरी के, फर्स्ट इमोबिलाइजेशन, दूसरा डिमेटेरियलाइजेशन। अब मोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन क्या होता है? Where the physical share certificate are kept in a vault with the deposit for safe custody and all the subsequent transaction in this security take place in a book entry। अब अगर दो मोड से डिपॉजिट के, पहला इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में क्या होता है कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रखे जाते हैं एक वॉल्ट में जो डिपॉजिटरी के पास होता है, वो भी फोर्स सेफ कस्टडी के लिए। और जितने भी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है फिजिकल में तो उन्हें फिजिकली ही लिखा जाता है, बुक एंट्री करा जाता है। नाउ द एक्चुअल ओनर हैज राइट टू विथड्रॉ द हिज फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट एंड when he desires the mobilization of fresh issue may be achieved by the jumbo certificate representing the entire issue of the name of deposit as the nominal of the beneficial owner। और जब चाहे तब ऑनर जो होता है सिक्योरिटी का, वो चाहे तब अपने सिक्योरिटी सर्टिफिकेट फिजिकल में अपनी सिक्योरिटी इशू करवा सकता है। और इमोबिलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है? द थ्रू द इशू ऑफ जंबो सर्टिफिकेट द नेम ऑफ द डिपॉजिटरी देन नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें इशू भी करवाना है तो हमें किसको हमें करना पड़ता है? पहले एक डिपॉजिटरी को जंबो सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। वैसे ही अगर फिजिकल की बात करें तो वैसे ही हमें डिपॉजिटरी के नाम पे एक जंबो सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है और उसमें नॉमिनी जो रहेगा वो कौन रहेगा? बेनिफिशियल ओनर, जिसके पास शेयर्स जाने रहेंगे। सो इमोबिलाइजेशन क्या होता है? इमोबिलाइजेशन वो होता है जहां फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी के पार्ट एक वॉल्ट में रखे जाते हैं फॉर द सेफ कस्टडी, और जितने भी सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक बुक में लिखे जाते हैं इन अ फिजिकल फॉर्म। और जो अगर चाहे एक्चुअल ऑनर ऑफ द सिक्योरिटी, वो चाहे तब अपनी सिक्योरिटी को फिजिकल फॉर्म में ले सकता है जब वो तब चाहे। और ये कैसे चलता है? थ्रू द इशू ऑफ जंबो सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द डिपॉजिटरी एंड द नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियल ऑनर। अब बात करते हैं dematerialization, no physical script in existence, only electronic record maintained by depositor. This type of system is a cost effective and has been adopted in India। डिमेटेरियलाइजेशन वही होता है जहां भी कोई फिजिकल थिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना फिजिकल सर्टिफिकेट ना फिजिकल सिक्योरिटी, सब चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। नाउ अब बात करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अगर हमें शेयर्स खरीदना है तो हमें डिपॉजिट पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। सो आखिर होते कौन ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? जस्ट अ ब्रोकर एक्ट एज एजेंट ऑफ इन्वेस्टर ऑफ द स्टॉक एट द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे ब्रोकर होते हैं वैसे एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी होते हैं। नाउ depository participant is the representative as an agent of the investor in a deposit system, providing the link between the company and the investor through the depository। The depository maintains security account balance and intimate the status of holding of account holder from the time to time according to SEBI guidelines। Financial institution like a bank, custodian, stockbroker, extra can be the participant in the depository। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं? ये भी एक एजेंट होते हैं जो कंपनी और डिपॉजिटरी इन्वेस्टर, जो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच का एक वो होते हैं, पहलू होते हैं जो दोनों को मिलाते हैं, उनके बीच का काम करते हैं थ्रू द डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सब सिक्योरिटी अकाउंट जितने होते हैं उनका बैलेंस, इंटीमेट और स्टेटस ऑफ होल्डिंग ऑफ अकाउंट टाइम टू टाइम अपने पास रखता है। और डिपॉजिट पार्टिसिपेंट एक स्टॉक ब्रोकर, कस्टोडियन या फिर कोई भी बैंक एक्ट कर सकता है एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक की। ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट और नॉमिनेशन, अगर हमें सिक्योरिटी ट्रांसफर करनी है तो उसकी बात करते हैं। एक्ट एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी कस्टमर इंटरफेस, अगर कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है तो उनसे बात करना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का बात होता है। फंक्शन लाइक अ सिक्योरिटी बैंक, अकाउंट ओपनिंग का भी काम करना। फैसिलिटी डिमेटेरियलाइजेशन, रिमेटेरियलाइजेशन दोनों बता दिया।
instant transfer on payout, enable of market transfer, settle trade in electronic segment, pledge और enforcement of pledge etc. ये सब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के। अब बात करते हैं रजिस्ट्रार और इशूअर। इशूअर मीन्स अ पर्सन मेकिंग एन इशू ऑफ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी इशू करता है, मेकिंग ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी, उन्हें हम इशूअर कहते हैं। कोई कंपनी, ठीक है, कंपनी हो गई, वो जब शेयर इशू करती है तो हम क्या बोलते हैं, उन्हें इशूअर। सो only those security which are admitted into the depository system are available for dematerialization. The holder of such security or can be allowed in electronic record from the by issuer. अगर कोई भी पर्सन जिसने अपने डिमेटलाइजेशन करवाया है अपने सिक्योरिटी सिस्टम को, अपने शेयर्स को, सो वो इलेक्ट्रॉनिक कोड ले सकता है ईश्वर से, मतलब जो कंपनी है इशू करिए सिक्योरिटी। नाउ फंक्शन ऑफ ईश्वर, डिमेटलाइजेशन करना, कंफर्मेशन ऑफ बेनिफिशियरी होल्डर, कॉर्पोरेट एक्शन, राइट इशू, बोनस इशू, रिकॉग्निशन ऑफ डिपॉजिटरी और डिमेटलाइजेशन, ये सारे फंक्शन होते हैं एक रजिस्ट्रार और ईश्वर के। अब बात करते हैं डिमेटलाइजेशन। सिंपल में तो मैंने बता दिया, फिजिकल सर्टिफिकेट को चेंज करना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिमेटलाइजेशन कहलाता है। नाउ सही तरीके से पढ़ते हैं। Dematerialization is a process by which physical share certificate of investor are taken back by the company and the equivalent number of security are credited his account in an electronic form at the request of investor. अब डिमेटलाइजेशन में क्या होता है, अगर कोई पर्सन चाहता है कि मेरी जो शेयर्स हैं वो डिमेटलाइजेशन हो जाए, तो डिमेटलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो एक शेयर होल्डर से उनकी फिजिकल सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है और जितनी सिक्योरिटी हमने वापस ली उसके बराबर उनके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दी जाती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। Now, an investor will have to first open an account with the depository participant and then request for the dematerialization of share certificate through the depository participant. So, dematerialization holding can be credited in that account. This is a very simple opening of bank account. Now, बात करते हैं प्रोसेस फॉर डिमेटल। अगर कोई पर्सन चाहता है कि मेरे जो फिजिकल सिक्योरिटी है वो डिमेटलाइजेशन हो जाए, तो कैसे तरीका है कि हम अपनी सिक्योरिटी को डिमेटलाइजेशन करवा सकें। नाउ इन्वेस्टर ओपन अकाउंट विद द डिपॉजिट। अगर किसी पर्सन को अपने फिजिकल सिक्योरिटी को डिमेटलाइज करवाना है तो उससे सबसे पहले उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। देन files a dematerialization request form for the registered shares along with the share certificate. उसके बाद वो dematerialize request form भरेगा along with the share certificate. Investor log dematerialization request form at the certificate with the depository. जो investor है वो dematerialization request form log करेगा and share certificate with the depository participant. Then depository participant intimate the डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो किसको बताएगा, डिपॉजिटरी को। देन डिपॉजिटरी इंटीमेट रजिस्ट्रार इशू, फिर जिस कंपनी ने इशू करे थे वो सिक्योरिटी उसे डिपॉजिटरी बताएगा, डिपॉजिटरी उसे इंटीमेट करेगा। नाउ डिपॉजिटरी सेंड सर्टिफिकेट एंड डिमेटेरियलाइज फॉर्म टू रजिस्ट्रार एंड इशू। देन डिपॉजिटरी जिसके पास हमने अपनी शेयर सर्टिफिकेट और डिमेटेरियल रिक्वेस्ट फॉर्म फाइल करा था वो इंटीमेट करेगा ईश्वर को, सेंड कर देगा वो ईश्वर और या फिर रजिस्ट्रार को। नाउ रजिस्ट्रार कंफर्म डीमेट डिपॉजिटरी देन डिपॉजिटरी क्रेडिट इन्वेस्टर का। फिर कंफर्मेशन होने के बाद वो कंपनी कंफर्मेशन होने के बाद डीमेट करेगी डिपॉजिट को, और डिपॉजिटरी जो है उसके अकाउंट में जितने सर्टिफिकेट जमा करे थे या फिर जितने फिजिकल सिक्योरिटी जमा करे थे उसके बराबर की उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा सिक्योरिटी। तो ये है प्रोसेस। नाउ डिमेटेरियलाइजेशन, opposite to dematerialization is rematerialization. Rematerialization is the process of converting security held in electronic form in a demat account bank physical certificate form. क्या होता है rematerialization, क्या होता है, converting security electronic form in a demat account back in the physical certificate, उसे हम डिमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। अब प्रोसेस की बात करते हैं। सो क्लाइंट सबमिट डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म टू द डिपॉजिट। जैसे जैसे हम डिमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे वैसे ही हम डिमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस भी पढ़ेंगे। सो अगर कोई पर्सन चाहते हैं कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सिक्योरिटी जो है वो फिजिकल में चेंज हो जाता है, उसके लिए उसे सबमिट करना पड़ेगा डिमेटेरियलाइज्ड रिक्वेस्ट फॉर्म टू द डिपॉजिटरी।
Depository enter request in the system which a block client holding, then depository intimate to the डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो इंटीमेट करेंगे किसको, डिपॉजिट को, और उसी के संग वो सेंड भी कर देंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट, रिमेटेलाइज रिक्वेस्ट फॉर्म, और किसको, कंपनी को, जिस कंपनी ने इशू करे थे वो सेल्स रजिस्ट्रार प्रिंट सर्टिफिकेट डिस्पैच टू द क्लाइंट रजिस्ट्रार इशूअर और इलेक्ट्रॉनिक कंफर्म द रीमेट डिपॉजिटरी क्लाइंट अकाउंट विद द बीपी डेबिटेड। नाउ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन न्यू इशू, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट हो सकता है न्यू इशूज में। इन्वेस्टर ओपन अकाउंट विद द डिपॉजिटरी, सबमिट एप्लीकेशन विद द ऑप्शन होल्ड ऑफ सिक्योरिटी, Star upload list of allotted to deposit credit allotted account with the deposit refund sent by the registrar as usual, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था उसी के बारे में। लीगल फ्रेमवर्क ये दे रखा है, जब जब हम कोई भी डिपॉजिटरी, अगर डिपॉजिटरी एक्ट उसके संग कौन कौन से हमें रेगुलेट करने पड़ेंगे, रेगुलेशन। अब स्टार्ट होता है डिपॉजिटरी एक्ट 1996। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं पहले। अगर डिपॉजिटरी एक्ट 1996 है, उसका आखिर ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्यों लाया गया। फर्स्ट, a legal basic of an establishment of repository to conduct the task of management of ownership record, effective change in ownership record through the book entry, dematerialization of security in depository mode, making security fungible, making the shares debenture and other interest thereon public limited, freely transferable, exempting all transfer of shares with a deposit from the stamp duty। जब हम डिपॉजिटरी के थ्रू किसी भी पर्सन को अपने शेयर ट्रांसफर करते हैं, उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। तो इसमें ये रहा ऑब्जेक्ट, स्टेबलाइज करना डिपॉजिटरी, डिमेटेरियलाइज फॉर्म करना, मेक अ सिक्योरिटी फंजिबल, ये फंजिबल जो वर्ड है वो आगे चल के पढ़ेंगे सेक्शन 9 में, making the share debenture freely transferable or exempting all the transfer of secure shares with the depository from the stamp duty। ना एलिजिबल कंडीशन फॉर डिपॉजिट, अगर कोई पर्सन चाहता है कि मैं अपने डिपॉजिटरी सर्विस एक्सेप्ट करूं या फिर चला डिपॉजिट सर्विस को यूज करूं, सो क्या क्या कंडीशन होंगे। बी फॉर्म एंड रजिस्टर एज अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013, कोई भी कंपनी जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए द कंपनी एक्ट, रजिस्टर विद द SEBI एज अ डिपॉजिटरी एंड द 1990। फिर वो डिपॉजिटरी एज अ डिपॉजिटरी भी रजिस्टर होनी चाहिए अंडर SEBI एक्ट 92 सेक्शन 12(1)(a), फ्रेम बाय लॉज one or more participant to render depository service on behalf of the has adequate system and safeguard to prevent manipulation of record, comply with the Depository Act and SEBI Depository and Participant Regulation 2018, meet eligibility criteria in term of condition and network etc। अगर कोई कंपनी चाहती है कि मैं डिपॉजिट सर्विस यूज करूं या फिर चलाऊं एज ए डिपॉजिटरी, उसके लिए ये ऊपर अब जो कंडीशन दे रखे थे वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिपॉजिटरी participant, issuer and beneficiary owner। अब बात करते हैं राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट एंड इश्यूअर एंड बेनिफिशियरी ओनर। डिपॉजिटरी जैसे डिपॉजिटरी हो गए एनडीएस एनएसडीएल और सी डीएसएल। फिर पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गए एज एजेंट, इश्यूअर जो कंपनी इशू करती है शेयर्स, बेनिफिशियरी ओनर एज अ नॉमिनी जिसके पास शेयर्स जाते हैं उसे कहते हैं हम बेनिफिशियरी ओनर। नाउ एग्रीमेंट बिटवीन अ डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट, जब a depository shall enter into agreement with the one or more participant as its agent in a such form as may be specified by laws। जब डिपॉजिटरी एस्टेब्लिश होती है तो वो कुछ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज एजेंट एंटर करेगी एक एग्रीमेंट में। देन सर्विस ऑफ डिपॉजिटरी, एनी पर्सन थ्रू participant may enter into agreement in a such form as may be specified by law with the depository for availing its service, surrender of certificate of security, or any person who has entered into agreement to the participant shall surrender the certificate of security for a seek avail the service of depository to issuer in a such manner as may be specified। जितने भी फिजिकल सर्टिफिकेट है वो सरेंडर कर देगी डिपॉजिटरी को अगर वो चाहती है कि डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो मैं एक्सेप्ट या फिर उसका यूज करूं। Register of transfer of security with the deposit, every deposit shall on the receipt of intimation from the participant register transfer of security in the name of the transferee
If beneficial owner or transfer of any of security seek to have custody of security, deposit shall inform the issuer accordingly. अगर कोई पर्सन चाहता है कि मेरे सिक्योरिटी कस्टोडियन की तरह सेफ रखे जाए तो उसको भी इंटीमेट करेगा थ्रू द डिपॉजिटरी बाय द डिपॉजिटरी, और जब भी ट्रांसफर होगा बिटवीन द बेनिफिशियरी ऑनर, सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरी को कि इन दोनों के बीच में ट्रांसफर और ट्रांसमिशन हुआ है, उनके नाम आप रिकॉर्ड लिख लीजिए। नाउ एलिजिबल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड टू बी डीमैट मोड, कौन कौन से सिक्योरिटी डीमैट मोड हो सकते हैं? According to section 8 of the Depository Act, give the option to investor to receive security in physical form or in a dematerialized form. जितने भी इन्वेस्टर या फिर जितने भी शेयर होल्डर है उनके पास राइट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996 कि वो चाहे तो अपनी शेयर्स को फिजिकल सर्टिफिकेट भी इशू करवा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी रख सकते हैं। Now, it is not necessary that all eligible security must be depository mode. In the scheme of depository legislation, the investor has given the supremacy. The investor has the choice of holding physical security or opt for a depository based ownership. However, in the case of fresh issue of security, all security issue have to be dematerialized form. However, after investor will also have the freedom to switch deposit mode, physical mode and vice versa. मगर अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि मैं फ्रेश इशू आईपीओ लाऊं तो वो कंफर्मेशन है कि वो डिमेटलाइजेशन फॉर्म में होने चाहिए। जब उसके पास शेयर चले जाएंगे तो उसके पास इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो अपनी जो डिमेटलाइजेशन फॉर्म है उन्हें फिजिकल में इशू करवा सकता है। नाउ अब बात करते हैं अमेंडमेंट। SEBI has amended the relevant provision of the SEBI Listing Obligation Disclosure Requirement Regulation 2015. Disallow listed company from the accepting of request for transfer of security which are held in physical form with effect from the 1st April 2019. The shareholder who continue to hold a share and other type of security listed company in physical form ever this date will not able to log the shares with the company or restart transfer agent for the further transfer. They will need to convert them deemed to compulsory is wish to effect of the transfer. Only the request for transmission transposition physical form will be accepted by the listed company or their registrar transfer agent. अब अकॉर्डिंग टू सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिपॉजिटरी रेगुलेशन रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 अमेंडमेंट आया है कि अब 1 अप्रैल 2019 उसके बाद जितनी भी सिक्योरिटी हैं उससे पहले जितनी भी सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म है वो जितनी जल्दी हो सके अपनी फिजिकल फॉर्म को मेटेरियलाइजेशन फॉर्म में चेंज करवा ले फ्रॉम द लिस्टेड कंपनी या फिर आपके रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। नाउ व्हाट था फंजिबिलिटी, आखिर ये फंजिबिलिटी होती है। एग्जांपल देता हूं उसे हम ज्यादा अच्छे से फिर पढ़ेंगे तो समझ आएगा। आप जब जाते हैं किसी बैंक अकाउंट में आपने पैसे डिपॉजिट कर दिए तो आपने जो पैसे डिपॉजिट करे जब आप पैसे निकालने जाएंगे तो ये तो है नहीं कि जो आपने पैसे डिपॉजिट करे थे जो पैसे पे नंबर लिखे हुए थे वो सेम आपको मिले, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम जब पैसे डिपॉजिट करते हैं वो और किसी के पास जा सकता है, बस हमारे अकाउंट में वो इलेक्ट्रॉनिक कह देते कि आपके इतने डिपॉजिट हो गए। मगर जब हम अकाउंट से पैसे निकालने जाते हैं तो हमें और कोई से नोट मिलते हैं। जब हम डिपॉजिट करते हैं तो और कोई से नोट डिपॉजिट करते हैं, मगर जब हम निकालते हैं तो और कोई से नोट्स मिलते हैं। अब और कोई से कैसे, जो नंबर लिखे होते हैं नोट पे एक कोने में नंबर लिखे होते हैं और बॉटम में भी लिखे होते हैं। तो जो नंबर लिखे होते हैं वो नंबर जब हम डिपॉजिट करते तो ये तो नहीं बोलते कि सेम नंबर वाले मेरे को नोट चाहिए, नहीं, हमें बस नोट से मतलब रहता है। तो हम इसी प्रोसेस को जो चेंजेस होते हैं नोट्स में कि हम डिपॉजिट और कोई नोट्स करते हैं और लेते कोई और से, इसी भी प्रोसेस को हम फंजिबिलिटी कहते हैं। सो इसी को हम अब सिक्योरिटी में करते हैं। अगर हम किसी कंपनी में अपने शेयर्स डिपॉजिट करते किसी भी डिपॉजिटरी पे, सो हम जब डिपॉजिटरी लेते हैं तो हमें जरूरत नहीं होता कि हमें वही सेम जो हमने शेयर सर्टिफिकेट डिपॉजिट करा था वही सेम शेयर सर्टिफिकेट हमें वापस मिले, क्योंकि जो नंबर होता है शेयर सर्टिफिकेट का वो चेंज हो सकता है, मगर जितने हमने सिक्योरिटी लिए थे
वो चेंज नहीं होगा। अगर हमने 50 सिक्योरिटी डिपॉजिट कराए थे तो हम 85 सिक्योरिटी 50 सिक्योरिटी ही विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, बस नंबर चेंज होते हैं, इन्हीं को भी हम फंजिबिलिटी कहते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 9 स्टेट दैट सिक्योरिटी इन डिपॉजिट शैल बी फंजिबल फॉर्म। All and which says that all security held in depository shall be fungible, that is all certificate of the same security shall be become interchangeable। जितनी भी हमने सिक्योरिटी सेम सिक्योर, अगर हम इक्विटी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, इन द सेंस दैट इन्वेस्टर लॉसेज द राइट टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट सर्टिफिकेट, जो उसने डिपॉजिट करा था वही सर्टिफिकेट, एग्जैक्ट सर्टिफिकेट ही सरेंडर एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू डिपॉजिट, it will be like withdraw money from the bank without the bothering amount of destined number of the currency। Understand? तो हम डिपॉजिट करते हैं सिक्योरिटी को, जब हम एंटर करते हैं जरूरी नहीं है कि सेम सिक्योरिटी हम विड्रॉ करें, नहीं, हमारे चेंज हो सकते हैं नंबर ऑफ द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। Now, place or hypothecation of security held depository. According to section 12, lay down that beneficial owner may with the previous approval depository create a place or or any other encumbrance in respect of security owned by him through the deposit. Every beneficial owner should have the give intimation such place or hypothecation to the deposit participant, and such a deposit required to make entry in the record accordingly. Any entry in the record of deposit should be evidence of the place or hypothesis। अगर किसी को अपना प्लेस करवाना है या फिर कोई भी चार्जेस ऑन द सिक्योरिटी इनकम्बेंस लगवाना है तो हमें पहले बताना होता है डिपॉजिटरी, उसे अप्रूवल लेना पड़ता है। पहले हमें बताएंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरी को, उससे अप्रूवल लेगा, उसके बाद ही हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं प्लेस हाइपोथेटिकेशन और इनकम्बेंस ऑन द सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। नाउ हम बात करते हैं सेक्शन 16। Any loss caused to beneficiary owner due to negligence of the depository or the participant would be indemnified by the deposit to such beneficiary owner where the loss due to negligence of participant identified deposit the participant has right to recover the same such a participant। अगर कोई भी नेग्लिजेंस हो जाता है पार्टिसिपेंट द्वारा या फिर डिपॉजिट द्वारा तो उसकी भरपाई ही डिपॉजिटरी ही करेगा टू द बेनिफिशियल ओनर। पावर ऑफ सेबी, आखिर पावर ऑफ सेबी होता क्या है, कौन कौन से पावर है सेबी के पास रिगार्डिंग द डिपॉजिटरी। According to Section 18 of the Act, provides that SEBI in the public interest or interest of investor may order in by call or upon any investor, issuer, depository, participant or beneficial owner to furnish in writing such information relating to security held in depository as may require। अगर सेबी चाहे किसी भी ईश्वर को डिपॉजिटरी को या पार्टिसिपेंट या बेनिफिशियल ओनर को कॉल कर बोल सकता है कि आप अपनी सिक्योरिटी से रिलेशन इंफॉर्मेशन मुझे बताएं। Now give a direction. According to section 90, provide that SEBI if after making or causing to be made any inquiry on instruction, the SEBI satisfy that necessary in the interest of investor or the security market or prevent the affairs of any depository or participant being a conducted manner dematerialization of interest of investor of security to deposit participant or any person who security market or any issue may be appropriate in the interest of investor। इशू कर सकता है डायरेक्शन रिगार्डिंग द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डिपॉजिटरी और पर्सन कोई भी एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट या भी कोई भी क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। नाउ पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9A से सेक्शन 90 जैसा ये सारे पेनल्टी दे रखे हैं। पेनल्टी की बात करते हैं तो अगर कोई भी फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90 जो था कि आप इंफॉर्मेशन को आपको फर्निश करना है, अगर उसमें फेल होते हैं सो जितने भी दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 और ऊपर दे रखा है, अगर इनमें कोई फेलियर होता है तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, liable to penalty which not be less than 1 lakh but may extend to 1 lakh rupees for each during the which such failure continues। और failure to penalty of the conduct of business fair manner उसकी penalty जा सकती है liable to penalty not less than 5 lakh rupees which may extend to 25 crore rupees or time or 3 times to amount of gains made out of the such failure whichever है। अगर कोई फेलियर कंडक्ट करता है बिजनेसमैन, अगर बिजनेस चलाने में कोई भी गलती करता है सो उससे उस पे जो पेनल्टी होगी वो नॉट लेस देन 5 करोड़ रुपए होगी और जो जा सकती है अप टू 25 करोड़। या फिर
जितने उन्होंने गेन करा है उस बिजनेस को गलत तरीके से चलाने में, उसका 3 टाइम्स विच इज हायर ऑन द 25 करोड़ और 3 टाइम्स उनकी जितनी भी होगी वो पेनल्टी लगेगी। ऑफेंस एंड कॉग्निजेंस की बात करते हैं। Offense: if any person contravenes or attempt to contravene or abet to contravention of the provision of the act, provision of regulation or law made thereunder, he shall be punishable with the imprisonment of term which may extend to 10 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ और बोथ। अगर कोई भी कंट्रीवेंशन करता है, उल्लंघन करता है या फिर उल्लंघन करने की कोशिश करता है रूल रेगुलेशन और एक्ट मेड बाय द सेबी, उससे पेनल्टी हो सकती है। पहले इम्प्रिजमेंट जा सकता है 10 ईयर 10 ईयर तक, और पेनल्टी लग सकती है, जो पेनल्टी होगी वो 25 करोड़ तक की जा सकती है या फिर दोनों हो सकती है। फेल्स टू पे द पेनल्टी imposed by the adjudicating authority or the SEBI or fails to direction of order, he shall be punishable with term which extend which shall not be less than 1 month but which may extend to 10 year और fine which may extend to 25। अगर कोई भी पेनल्टी पे करने में फेल्स होता है तो उसके ऊपर और पेनल्टी लग सकती है, उसे इम्प्रिजमेंट हो सकता है नॉट लेस देन 1 मंथ विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर तक जा सकता है और पेनल्टी जो है वो 25 करोड़ तक लग सकती है। अब बात करते हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बाय नोटिफिकेशन रूल्स बना सके रिगार्ड टू द डिपॉजिटरी। अब वो सेक्शन में दे रखा है, आप ये पढ़ लेंगे। पावर ऑफ मेक रूल्स डिपॉजिटरी मेक बायलॉज। अब बायलॉज जब बनाता है एक डिपॉजिटरी, उसमें क्या क्या होने चाहिए। बायलॉज शैल बी प्रोवाइड फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी। अगर कोई भी सिक्योरिटी को हम एडमिट करते हैं या फिर उससे रिमूवल करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए वो बायलॉज में लिखा होना चाहिए। कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सिक्योरिटी शैल बी डील, भी कौन कौन से सिक्योरिटी में हम डील करेंगे उसकी कंडीशन होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टिसिपेंट, manner and procedure for dematerialization form of security, procedure for transmission transaction with the depository, manner is such a security shall be deal with the draw from depository, procedure for ensuring safeguard to protect interest of condition admission in the withdraw from the participant by the beneficiary owner। ये सारी चीज एक बायलॉज में लिखी होनी चाहिए, तो ये भी आप बड़े प्यार से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं रेगुलेशन। अब ये रेगुलेशन जो है सेबी डिपॉजिटरी एक्ट, Depository and Participant Regulation 2018. So, a Depository Act requires that registration of depository, a depository participant, and the custodian is mandatory with the SEBI। जो भी डिपॉजिटरी है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और कस्टोडियन है, अंडर सेक्शन 12(1)(a) ऑफ द SEBI Act 1922 उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। द मार्केट इंटरमीडिएट दैट कैन फंक्शन और कमेंस अ बिजनेस ओनली रजिस्ट्रेशन ऑफ द फ्रॉम SEBI हैज बीन ऑब्टेन्ड अ रिक्वेस्ट पेड टू SEBI। बात करते हैं रिकॉन्सिलेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 70 ऑफ द सेबी, डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2080 प्रोवाइड दैट issuer or his agent shall reconcile the record of dematerialized security with the all security issued by the issuer and daily basis with the state central government's issue of security deposit shall daily basis reconcile the dematerialized form। अब सिक्योरिटी जो है रिकॉन्सिलिंग मतलब बताना जिनके पास सिक्योरिटी इशू करी गई है। नाउ अब यहाँ पे कुछ दे रखे चैप्टर फॉलोस, ये आप अपने आप पढ़ेंगे, नोटिफाइड करा गया है। अब कंकरेंट ऑडिट क्या होता है। प्रोसेस ऑफ डीमैट अकाउंट ओपनिंग कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स इज सब्जेक्ट टू कंट्रोल। जब हम प्रोसेस करते हैं, अगर हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, इस प्रोसेस को एक तरफ से कंकरेंट ऑडिट कहलाता है। और ये करा किसके जाता है। डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स हैव बीन एडवाइज्ड टू अपॉइंट अ फर्म of qualified chartered accountant company secretary holding a certificate of practice of the conducting concurrent audit। एक qualified chartered accountant firm वो कंकरेंट ऑडिट कर सकता है या फिर कोई भी कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी ये कंकरेंट ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। नाउ रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी दे रखी है, बस केस लो दे रखे हैं इसमें। तो जैसा मैंने पहले बता रखा है, ये केस लॉ की अलग वीडियो बनेगी, उसमें हम आराम से केस लॉ और उसके रिलेटेड जितने भी सेक्शन है वो दोबारा रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से हमें समझ आएगा। सो आज के लिए चैप्टर यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक जरूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे आपको रेगुलर वीडियो अपडेट मिलता रहे। सो
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।